Hello student, good morning all of you. Now I start chemical bonding lecture 2. कल मैंने आपको क्या सिखाया? इंट्रोडक्शन केमिकल बॉन्डिंग कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन सिखाया बॉन्डिंग क्या होता है, किस किस टाइप के बॉन्डिंग होगा. ओके बॉन्डिंग में एनर्जी रिलीज होता है बॉन्ड बनने में. उस दो एटम्स के बीच में चेक कर रहे हैं हम बॉन्डिंग. दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है. ठीक है, तो हमने ये भी जाना था कि बॉन्ड बनाने में कभी आयनिक बॉन्ड बनता है, तो कभी कोवैलेंट, तो कभी कोऑर्डिनेट, तो कभी मेटालिक बॉन्ड बनता है. अब ये बॉन्ड कैसे बनते हैं हम वन बाय वन सीखेंगे और उनका प्रॉपर्टीज क्या होगा. ठीक है, तो पूरे चैप्टर में यही हमें घूमता रह जाएगा. तो हमने 3 कैटेगरी में बॉन्ड को डिवाइड किया था. एक स्ट्रॉन्ग में, जिसमें बॉन्ड तोड़ने में ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल लगता था, और एक में 8 to 42 लगता था, और एक में लेस देन 8 लगता था, जिसको हमने स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक का नाम दिया था. स्ट्रॉन्ग में हमने आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड लिखा था. उसके अलावा मॉडरेट में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड लिखा था, और वीक में हमने वैन डर वाल फोर्स लिखा था, जिसमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वो हमने लिखा था. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आयनिक से. आयनिक बॉन्ड से हमारा स्टार्टिंग होगा. ठीक है, हमारा हेडिंग होगा आयनिक बॉन्ड. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा आयनिक बॉन्ड. ठीक है, तो हम आयनिक बॉन्ड में मीनिंग समझेंगे. पहले मीनिंग क्या होता है. तो मीनिंग ये होगा टू कंप्लीट their octet some atom, राइट डाउन करना, टू कंप्लीट their octet some atom lose their electron. कुछ इलेक्ट्रॉन अपना लूज करते हैं. तो ये तो आयनेशन एनर्जी में हमने ऐसे ही कुछ पढ़ा था, लूज करते हैं. उसके बाद क्या होगा, लूज करने के बाद हम देखने वाले हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टू कंप्लीट their octet some atom gain the electron. अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको हम केटायन का नाम देंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम एनायन का नाम देंगे. तो लूज करने में एनर्जी लगता है, गेन करने में एनर्जी रिलीज होता है, जो हम आयनेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो एक एक एग्जांपल्स लेते हैं. सोडियम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये Na से बन गया Na+. लूज कराने में हमने एनर्जी दिया होगा, उसका हम कंपेयर पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिए. हम लूज करने के बाद जो ये बना, इसका क्या हालचाल है. ठीक है, Cl-287, एक इलेक्ट्रॉन जो लूज किया था वो क्या कर लिया, ये गेन कर लिया, ये बन गया Cl-. बात ऐसी है कि ये जो है Na+, मैं इसके बारे में क्या बोलूं, मैं इसके बारे में बोलूं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या स्टेबल है. तो मैं तुमने ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं. दिस वन इज स्टेबल, Na+ इज स्टेबल according to octet, but this one is unstable according to charge. एक बोझ की तरह होता है.
हम नहीं चाहते हैं कि चार्ज इसके ऊपर आए। तो सोडियम क्यों परेशान था जब चार्ज नहीं था? तो जब सोडियम क्यों परेशान था इसके ऊपर जब चार्ज ही नहीं था? तो सोडियम इसलिए परेशान था क्योंकि सोडियम इसलिए परेशान था क्योंकि तो सोडियम Na+ स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। ये क्यों परेशान है? तो सोडियम इज अनस्टेबल। कैसे? सोडियम अनस्टेबल है कैसे? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। चार्ज के अकॉर्डिंग ये अनस्टेबल है, सॉरी चार्ज के अकॉर्डिंग स्टेबल है, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग अनस्टेबल है। तो दिस वन इज, हम ये भी लिख सकते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं सोडियम इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट बट स्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। सोडियम परेशान है क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, लेकिन चार्ज की वजह से इसकी परेशानी नहीं है, चार्ज की वजह से बिल्कुल अच्छा ही। अब इसने क्या किया कि जिसके वजह से परेशानी था, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट था, उसकी परेशानी को दूर करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। लूज किया, बन गया ये भी परेशान था और ये भी परेशान है, लेकिन ये अनस्टेबल है किसके अकॉर्डिंग? ऑक्टेट के अकॉर्डिंग। ऑक्टेट को दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये फिर से अभी अनस्टेबल बन गया। किसके अकॉर्डिंग? चार्ज के अकॉर्डिंग। ऑक्टेट के अनुसार से तो बिल्कुल अच्छा खासा तैयार हो गया है अपना, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। तो दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज, दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज नहीं है, बट दिस वन इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के जुगाड़ में लग गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, आयनेशन एनर्जी के बारे में हमने पढ़ लिया, लूज करके बन गया, चलो बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो क्या स्टेबल हो गया? हाँ स्टेबल है ये। किसके अकॉर्डिंग? ऑक्टेट के अकॉर्डिंग। तो फिर स्टेबल है तो आगे रिएक्शन को नहीं जाएगा क्या? जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? चार्ज के अकॉर्डिंग अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी दो टाइप से चेक किया जाता है, ऑक्टेट के अनुसार से और चार्ज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सोडियम इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट। राइट डाउन कर लो, सोडियम इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज, सोडियम इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। राइट डाउन कर लो पहले, सोडियम इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज sodium is stable according to charge but unstable according to octet, but unstable according to octet। आगे लिखना, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन it become sodium cation +1 charge, it become sodium आयन लिख लो या केटायन लिख लो, सोडियम केटायन +1 चार्ज। आगे लिखना, सोडियम केटायन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट,
सोडियम कीटायन इज स्टेबल टू ऑक्टेट बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज, बट अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज। बात ऐसी है कि हम चार्ज के अकॉर्डिंग अनस्टेबिलिटी क्यों बोलते हैं, तो फिजिक्स में पढ़ोगे, जहां चार्ज लोकलाइज हो जाता है, मतलब यहां पर रुक जाता है चार्ज, वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से उसमें एनर्जी और भर जाती है, इसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। इस बात को भी लिख लो कि जैसे कोई पूछा तुमसे, ठीक है, मैं इसको हटा दूं, इसको तो लिखवा दिया। अगर कोई तुमसे पूछा कि चार्ज क्यों परेशान होता है, केटायन या एनायन, अगर आयंस है, आयंस क्यों परेशान है, अनस्टेबल क्यों होते हैं, पूरे केमिस्ट्री में आयंस अनस्टेबल ही होंगे, तो आयंस के अराउंड प्लस होता है या तो माइनस होता है, इसको पॉइंट चार्ज भी बोलते हैं हम, या पॉइंट चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज होता है। और फिजिक्स में थोड़ा आगे पढ़ोगे तो इस चीज को सीखोगे, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस। ये मैं तुम्हें एडिशनल चीजें बता रहा हूं, बस ध्यान रखना, हालांकि फिजिक्स में पढ़ोगे। ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी will increase, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ जाती है। और किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बढ़ना, केमिस्ट्री बोलता है नहीं, लेस एनर्जी मोर स्टेबल, यानी वो अनस्टेबल को बताएगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री बोलता है लेस एनर्जी मोर स्टेबल, तो इस चार्ज के वजह से, यहां केटायन और एनायन सेम थे इसलिए चार्ज नहीं था, यहां एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है तो चार्ज हो गया है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से सिस्टम में एनर्जी बढ़ेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जो होगा उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो चार्ज क्यों परेशान है समझ में आ गया। तो हमें चार्ज डेंसिटी को बढ़ाना नहीं है, चार्ज डेंसिटी को घटाना है, ये चार्ज डेंसिटी को घटाना है, तो हमारा मेन पर्पस होगा चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करना। जितना ज्यादा चार्ज होगा ना उतना ही वो परेशान होगा। हमारा काम है चार्ज डेंसिटी को घटाना, ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं। चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। तो एक दो चीज हमने एडिशनल सिखा दिया मैं तुम्हें। क्या सिखाया कि इस लाइन पे आते हैं, स्टार्टिंग वाला लाइन पे, सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, लूज करेगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मैं तुम्हें सिखा रहा था, ये परेशान था, ये भी परेशान था, परेशानी दूर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, लूज किया, और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बन गया। तो क्या इनकी परेशानी दूर हो गई? नहीं, इन पे चार्ज आ गया। अब ये दूसरे वजह से परेशान हो गया, जिस वजह से परेशानी दूर किया। अब मेरे पास दो रीजन है, मैं स्टेबल हूं,
हो सकता है कि ये मैं किसी एक वजह से परेशान हूं, मैं इसको हटा दिया तो मैं फिर दूसरे वजह से परेशान होने लग गया। तो ये ऑक्टेट के अनुसार से परेशान होने लग गया था और ये चार्ज की वजह से परेशान होने लग गया था। नहीं तो अगर परेशान नहीं होता तो फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता। तो हमने ये पढ़ा, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट सम एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाते हैं, केटायन। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट सम एटम गेन द इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाते हैं, एनायन। तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है, नहीं, स्टेबिलिटी नहीं आती है। अब स्टेबिलिटी आने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी, प्रॉपर स्टेबिलिटी आने के लिए हर तरीके से, टू गेन स्टेबिलिटी। अब ये चार्ज के अनुसार से परेशान था, ऑक्टेट के अनुसार से सही था, ये ऑक्टेट के अनुसार से सही था, चार्ज के अनुसार से परेशान था। तो दोनों वजह से हमें स्टेबिलिटी चाहिए। तो उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करेगा, इस प्लस और माइनस में यानी अपोजिट चार्ज में, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होगा और ये दोनों काम एक ही कंटेनर में हो रहा होगा। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन हो रहा होगा तो ये Na+ जो है और Cl-, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन। ये Na+ और ये Cl-, ये दोनों एटम क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, यानी दोनों में एक अट्रैक्शन लगने लगेगा, Na+ और Cl-। अब जैसे ही दोनों कंबाइंड होंगे दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल। जैसे ही दोनों कंबाइंड होंगे दोनों का चार्ज हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये दोनों का चार्ज कैंसिल हो गया और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। इसी बॉन्ड को, इसी अट्रैक्शन को नाम देते हैं, या बॉन्ड का नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लस और माइनस में इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको फिजिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, ये सब चीजें हमने पहले पढ़ लिया है। अब उसके बाद का हम स्टोरी देख रहे हैं कि इनके बीच में अब क्या होने वाला है। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होके एक बॉन्ड का जनरेशन किए, जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयंस की वजह से, ड्यू टू केटाइन एंड एनायन। क्यों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्योंकि ये परेशानी दूर करना है इनको, और परेशानी दूर करने के लिए एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन का नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दोनों आके मिल जाएंगे, ये भी परेशान था और ये भी परेशान था, बोलो आओ दोनों मिल जाते हैं, मिल के अपनी परेशानी को दूर कर लिया। अब इन पे चार्ज हट गया, इन पे चार्ज जब हट गया है, अब ये ऑक्टेट के अनुसार से भी सही है और ये इन पे चार्ज भी नहीं है। तो NaCl दोनों तरह से स्टेबल हो गया, चार्ज के अकॉर्डिंग भी हो गया और ऑक्टेट के अकॉर्डिंग भी स्टेबल हो गया, क्योंकि दोनों में बॉन्ड बना दिया, चार्ज को हटा दिया। वो चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड में। तो प्लस और माइनस मिलके किस में कन्वर्ट हो गए, बॉन्ड में, और वही बॉन्ड का नाम दिया जाएगा आयनिक बॉन्ड। इसी अट्रैक्शन का नाम दिया जाएगा आयनिक बॉन्ड, जो दोनों को चिपका कर रखेगा, दोनों को पास पास रखेगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन क्या होगा, ये तो मैं एक एक चीज तुम्हें बताया, ये समझ में आ गया ना कंप्लीट। ये लूज किया, गेन किया, फिर दोनों एक दूसरे के पास में आए, ये परेशान था, ये परेशान था, दोनों परेशानी दूर करने के लिए बॉन्ड बनाया। इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड नाम देंगे। तो आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन क्या होगा, आयनिक बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज force of attraction between, या electrostatic force of attraction between cation and anion, that is known as ionic bond. Force of attraction between, लिखना चाहे electrostatic force of, electrostatic force of attraction, electrostatic force of
attraction between cation and anion, cation and anion is known as ionic bond. Is known as ionic bond. तो इस बॉन्ड का नाम दिया गया आयनिक बॉन्ड, बरोबर है क्या? इस बॉन्ड का नाम दिया गया आयनिक बॉन्ड। समझ में आ गया? अब स्टार्टिंग से देखो, एक NaCl में तुम्हें पूरी तरह से तैयार करके दिखा रहा हूं इसमें क्या क्या हुआ होगा, एक आयनिक बॉन्ड बनने में क्या क्या लगा होगा। एक दिन मैं तुम्हें बताया भी था, सोडियम किस स्टेट में होता है? सॉलिड में होता है ना। सोडियम को किससे बदला गया होगा? सोडियम गैस में बदला गया होगा। इसमें कौन सा एनर्जी लगेगा? सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा, तो ये क्या बन गया? सोडियम केटायन। 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया गया होगा? लूज कराया गया होगा। इस लूजिंग में कौन सा एनर्जी बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब ये सोडियम क्या बन गया होगा? Na+ गैसियस फेज में। अब उसी कंटेनर में Cl होगा, Cl तो ऑलरेडी गैस फेज में होगा, तो Cl तो केवल Cl होता नहीं है, Cl2 होता है। इसको तोड़ दिया गया होगा, 2 क्लोरीन मिल गया, तो यहां क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब ब्रेक करने में Cl और Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ा गया होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक NaCl बनाने में क्या क्या किया जा रहा है वो मैं बता रहा हूं। अब ये Cl, तुम मान के चलो एक ही Cl हमें चाहिए, ठीक है? तो हम अभी फिलहाल समझने के लिए हटा दे रहा हूं। अब इसने ये जो लूज किया था इस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर लिया? गेन कर लिया, और ये बन गया Cl-। यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा एक चीज और है, इसको तो गैस में ऑलरेडी ये गैस में ही होता है, इसको गैस में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सॉलिड में था तो गैस में बदल रहे थे हम, तो एक ही कंटेनर में दोनों एक काम हो रहे हैं, पूरा चीज एक ही कंटेनर में हो रहा है, ये बरोबर है क्या? अब यहां से ये अपने मुकाम पे पहुंचा, यहां से अपने मुकाम पे पहुंचा, लेकिन दोनों अपने अपने परेशानी दूर करने के लिए पहुंचे यहां तक, बरोबर है क्या? अब ये क्या करेगा? दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिलेंगे, और यही मिलने को हम बॉन्डिंग का नाम देंगे। ये दोनों परेशान थे, अब मैं इस चीज को यहां लिख दे रहा हूं अलग से। ये Na+ गैसियस फेज में और Cl- गैसियस फेज में जब मिलेंगे, ये बॉन्ड दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और आओ हम तुम दोनों मिलके क्या करें? बॉन्ड बनाए, और हमेशा के लिए क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। जब दोनों मिलेंगे, तो मैं एक चीज और ऊपर लिख दे रहा हूं, जब दोनों मिलेंगे, ये गैसियस फेज में था और ये गैसियस फेज में था, तो ये NaCl ये सॉलिड फेज में बन गया। यहां से एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि कोई चीज बॉन्ड बनता है तो कल ही मैं बताया था, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। इसी के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। लेकिन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, आओ हम दोनों मिलकर रहते हैं, एनर्जी रिलीज करना अलग मैटर है, एनर्जी रिलीज करना अलग है। हम दोनों मिलके बॉन्ड बनाए, फ्रेंडशिप बना दोनों में, जो बॉन्ड बना, जो ग्लू का काम किया, दैट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। दोनों ने साथ साथ मिलकर रहना तय किया तो बॉन्ड बनेगा। जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब दोनों में एक ग्लू का काम करेगा, उसमें आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे। जो एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड बनते समय, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो सोचो एक NaCl बनने के लिए क्या क्या इसको करना पड़ा, यहां एनर्जी इसको देना पड़ा, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन सब्लिमेशन
यहाँ वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, और यहाँ वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ वैल्यू क्या होगा निगेटिव। अब ये जब दोनों मिला तो ये वैल्यू रिलीज हुआ, ये वैल्यू क्या होगा निगेटिव। ये सब इतना काम एक कंटेनर में हुआ होगा, होने के बाद जब NaCl बन के तैयार हुआ होगा तो हमें आउटपुट में वैल्यू निगेटिव, भले कितना भी पॉजिटिव दिखे लेकिन लास्टली हमें वैल्यू निगेटिव ही दिखेगा, मतलब एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाई देगा। तो एक NaCl जब तक तैयार होगा तब ये रिलीज होगा। एक NaCl बनने में इतना काम हुआ और उसी बॉन्ड को हम नाम देंगे आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन, बिटवीन केटायन एंड एनायन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग बना है दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, और ये लैटिस एनर्जी है। बरोबर समझ में आया सबको? अब हमने आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन पढ़ लिया। अब कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स है जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, तो देखो एस ब्लॉक वाले, लिथियम को छोड़ दो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सोडियम Mg लिख देता हूं बट बाद में हम बात करेंगे। अगर इधर से टकराएगा किससे, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, ओ इतना ही देते हैं। ये लूज करते हैं, ये कभी शेयर नहीं करते हैं। कल बताया भी था क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं, क्योंकि दो लूज करना, एनर्जी ज्यादा लगने वाला है, तो सब कुछ घुमा फिरा के एनर्जी से हमें लेना देना है। एग्जाम्पल ऑफ NaCl आयनिक बॉन्ड NaF, KF, RBF, CSF सब आयनिक है। ये लूज करेगा, ये गेन करेगा। अब देखो यहां से NaCl, NaBr, सॉरी के बदल रहा है ना, KCl, RBCl, CSCl, ये आयनिक है। अब इसको ले लो NaBr, KBr, RBBr, CSBr। अब इधर ले लो आयोडीन NaI, KI, RBI, CSI। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक गेन करेगा। अब इसके साथ जोड़ो MgF2, MgCl2, समझ में आ गया? अगर दो कैसे ले रहे हैं हम, ये अभी आगे समझाता हूं। CaCl2, सॉरी F2 ले रहे हैं ना, बार बार F2 ही लेते हैं। SrF2, BF2, नेक्स्ट MgCl2, ये क्या ले लिया मैंने, CaCl2, SrCl2, BaCl2, SrCl2, सॉरी MgBr2, CaBr2, SrBr2 और BaBr2। MgI2, CaI2, SrI2 और BaI2। ये जितने भी लिखा हुआ है वो सब के सब आयनिक बनाते हैं। सब के सब क्या बनाते हैं? आयनिक। तो ये एस ब्लॉक का, और इधर से हैलोजन फैमिली, वो भी हैलोजन वाला सब हैलोजन, और इसमें ऑक्सीजन कहीं बनाएगा तो कहीं नहीं बनाएगा। जैसे ऑक्सीजन वाला भी लेते हैं, ये तो मैंने हाइड्रोजन वाला लिया एग्जांपल, अब ऑक्सीजन वाला भी लेते हैं। तो एक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि देखो लूज और गेन ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 होता है। तुम देखे होगे कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है,
और इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्या होता है, एक गेन करता है, जैसे दूसरा गेन करने लगता है तो एनर्जी हो उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वाला क्या होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करे, हम चाहते हैं एनर्जी रिलीज करे, सॉरी हम नहीं चाहते एनर्जी गेन करे, हम चाहते हैं लूज करे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लूज एक होगा या दो होगा, गेन एक होगा या दो होगा। अब यहां पे देखो इसके साथ बनाते हैं Na2O, Na2O, ठीक है, K2O, Rb2O, CH2O, ठीक है, Mg के साथ बनाते हैं MgO, CaO, SRO, BaO। अब देखो Mg ने यहाँ पे MgO के बारे में थोड़ा देख लो, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, अब 2 लूज किया होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी गेन किया होगा, और ऑक्सीजन ने 2 गेन किया होगा, ये दोनों मिल गए होंगे, अब मिल के क्या बने होंगे, MgO। अब सोचो कि 2 गेन करने में कितना एनर्जी लगता है, IE1 IE2, और इलेक्ट्रॉन 2 एनर्जी गेन करने में कितना लगेगा, एक तो एक्सो होगा, दूसरा एंडो हो जाएगा, पढ़े ना ये सब। Mg से Mg प्लस बनना इतना आसान नहीं है, Mg से Mg+2 बनना और एनर्जी लगेगा, O से O माइनस बनना, यहाँ तक रिलीज होता है और यहाँ पर गेन होता है। अब दोनों मिल के बनेंगे तो MgO जब बनेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो हम ये ऐसा नहीं चाहेंगे कि बहुत 3 इलेक्ट्रॉन गेन लॉस हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है, इसके वजह से ज्यादा आयनिक एक लॉस और 2 लॉस की वजह से बनते हैं। तो जब हम थोड़ा सा शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे ना तो ये और क्लियरफाई हो जाएगा कि हाँ इसीलिए आयनिक नहीं बनाता, ये कोवैलेंट आयनिक बनाता है, ये कोवैलेंट नहीं बनाता है। तो थोड़ा सा हम जब कोवैलेंट के बारे में पढ़ेंगे, शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे तो ये और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा इसका। तो हम अभी एग्जाम्पल्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर लिए। अब आते हैं कि क्या कंडीशन है कि एक आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए, व्हाट विल बी कंडीशन। तो नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन करना। पहला पॉइंट में हमने आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन दिया, दूसरे पॉइंट में आयनिक बॉन्ड का हमने एग्जांपल्स दिया, अब तीसरे में हम देख रहे हैं कि कंडीशन क्या है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, व्हाट विल बी कंडीशन, व्हाट विल कंडीशन, व्हाट विल बी कंडीशन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। क्या ऐसे केटायन एनायन का मिल जाना आयनिक बॉन्ड बन जाता है क्या, नहीं, देखो कैसे। अब Mg ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर दूसरा लूज किया, ऑक्सीजन ने एक गेन किया, एक दूसरे एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, दूसरा गेन किया, ये दोनों मिले Mg+2 और O-2, ये दोनों मिले क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएंगे, MgO। अब हम जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इस दोनों में एटम आपस में चिपक गया आके, ये बॉन्ड बना, लेकिन इस बॉन्ड को बनने के पीछे एक क्या कंडीशन होना चाहिए, ऐसा क्या क्या तुम अब बताओ, क्या कंडीशन हो कि एक अच्छा बॉन्ड तैयार हो, मतलब कम खर्चे में, कम खर्चे बोले तो कम एनर्जी में जल्दी से बॉन्ड बने। तो दोनों एटम के बारे में तुम्हारा कमेंट क्या होगा, चलो मैं एटम हटा दे रहा हूं, मैं यहां एक्स और वाई लिख रहा हूं, यहां एक्स और वाई लिख दे रहा हूं, यहां थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं मैं, यहां एक्स से बना एक्स प्लस और वाई से बना वाई माइनस। अब दोनों एक्स प्लस और वाई माइनस जब मिला तो बना एक्स और वाई, दोनों एटम आगे चिपक गए। तुम बताओ एक्स और वाई बनने में एक्स और वाई के बारे में तुम क्या कमेंट कर सकते हो कि एक्स और वाई क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अट्रैक्शन होने के पहले, अट्रैक्शन होने के पहले क्या होना चाहिए, तुम क्या चाहोगे कि यहां से एनर्जी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान हो या डिफिकल्ट हो, तुम क्या चाहोगे, तुम ये चाहोगे कि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्टी हो यहां से, या क्या चाहोगे आसानी हो, और तुम ये क्या चाहोगे इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर ले या गेन करने में टाइम लगाए या कम एनर्जी रिलीज करे। तो हम ये चाहेंगे कि यहां से जब यहां सफर तय करे तो आसानी से तय करे, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस, यानी इलेक्ट्रॉन्स निकालने में आसानी हो, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने में आसानी हो, इजी टू लूज द इलेक्ट्रॉन।
ये हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी क्या हो, कम हो। हम क्या चाहते हैं, जल्दी से गेन करें और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या हो, रिलीज करें। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम। सोचो क्या होना चाहिए, गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा रिलीज होना चाहिए। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, हम चाहते नेगेटिव में, मतलब जल्दी से लूज कर ले, अपने आप लूज कर ले। तो एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, आप बताओ। अब छोड़ो इसके अट्रैक्शन के बारे में, अट्रैक्शन के बारे में बाद में सोचेंगे, उससे पहले वाला क्या होना चाहिए। तो व्हाट विल बी कंडीशन, कंडीशन ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, सीधा सीधा अगर लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाए और इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन हो जाए, यानी इजी टू लॉस और इजी टू गेन, बस इतना ध्यान रखना। तो लिख लो। अब बुक का लैंग्वेज ये बोलता है कि इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा कि एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए। और हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इजी टू लॉस एंड इजी टू गेन। अपना भी लैंग्वेज चाहिए क्योंकि इसी पे मैं तुम्हें न्यूमेरिकल मतलब लॉजिक दूंगा। इजी टू लॉस, इजी टू गेन, जल्दी से लॉस हो जाए, जल्दी से गेन हो जाए। यानी हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज से बनने के पहले ये रास्ते, ये इसको जब रास्ता तय करना होगा तब हम बात करेंगे। बाकी हम बाद में बात करेंगे चार्ज क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि जल्दी से क्या हो जाए, लॉस हो जाए और जल्दी से गेन हो जाए। बाकी हम स्ट्रेंथ के बारे में बाद में बात करने वाले, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि उसके लिए हम एक और रूल लेके आएंगे जिसका नाम होगा फजान्स रूल। तो उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना, अभी हम ये चाहेंगे कि जल्दी से लॉस हो जाए। तो मुझे बताओ, अब इसी बेसिस पे मैंने एक बॉन्ड बनाया NaCl, LiCl, KCl, RbCl, CHCl। मुझे बताओ कि इनमें आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड किसमें ज्यादा है। प्रगति, आंसर करेक्ट करो। आयनिक बॉन्ड किसमें ज्यादा है, अब देखो यहां पे ध्यान से, आयनिक बॉन्ड हमें ज्यादा देखना है किसमें है। तो लिथियम लूज करेगा, लिथियम से क्या बनना चाहिए, लिथियम प्लस। सोडियम से क्या बनना चाहिए, सोडियम प्लस। पोटेशियम से क्या बनना चाहिए, पोटेशियम प्लस। रिबिडियम से क्या बनना चाहिए, रिबिडियम प्लस। सीजियम से क्या बनना चाहिए, सीजियम प्लस। अब Cl से क्या बनना चाहिए, Cl माइनस। अब ये सब जो है ये वाला कॉमन है, ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। हमेशा केटाइन और एनाइन में एक कॉमन मिल जाएगा तुम्हें हर जगह, यानी कि इधर उधर नहीं दे दिया जाएगा। इधर उधर देगा तो हम बाद में बात करेंगे उसके लिए, वो हम फजान्स रूल में लेके आएंगे। एक देखो केटाइन और एनाइन में, दिस वन इज केटाइन, दिस वन इज एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो केटाइन और एनाइन में यहाँ एनाइन कॉमन है, तो जो लूज करेगा ये गेन करने के लिए, जो गेन करने वाला है यानी पैसा जो लूटने वाला है वो सब कॉमन है। यानी हम पैसा लुटा रहे हैं और वो लूटने वाले हैं, तो लूटने वाले सब एक जैसे हैं। तो लूटने वाला पे कंपेयर नहीं करना है क्योंकि वो कॉमन है। हो सकता है कि लुटाने वाला कभी सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ लूटने वाले जो है पैसे यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले वो कॉमन है। अब जल्दी से कौन पैसा लुटा रहा है, जल्दी से अपना पैसा कौन लुटा रहा है, सीजियम। जितना जल्दी पैसा लुटाएगा उतना ही जल्दी इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा, आसानी से लूज कर देगा। इसीलिए टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिख लेना, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कैरेक्टर विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम
बराबर है क्या? अब ध्यान देना आगे, अगर मैं लिख दूं, अब पैसा लुटाने वाला सेम था, अगर मैं लिखूं NaF, NaCl, NaBr और NaI, अगर मैं बोलूं कि आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है, तो तुम क्या आंसर दोगे? आयनिक कैरेक्टर का स्ट्रेंथ, सॉरी आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है? सेम क्वेश्चन है, किस में ज्यादा है? तो किस में ज्यादा होगा? अरे NaCl क्यों बोले? NaCl की ज्यादा सुनते हो इसलिए NaCl बोलते हो क्या? अब देखो, इसमें दो काम है, सोडियम ने लूज किया, तुम लोग कंसेप्ट को नहीं पकड़ते, सोडियम ने लूज किया यानी पैसा लुटाने वाला कॉमन है, यहां लुटने वाला कॉमन था और यहां पैसा लुटाने वाला कॉमन है, यानी इसका इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। जब इसने पैसा लुटाया यानी इलेक्ट्रॉन्स को मार्केट में भेज दिया, लो लूट लो इलेक्ट्रॉन्स को, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को कौन पहले लूट लेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कौन पहले लूटेगा? ध्यान रखना, तुम बोलोगे क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होता है, जल्दी लूटने में ये जाएगा जल्दी। एनर्जी लूज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जल्दी लूटना है उसको, उस पर अटैक करना है। फ्लोरीन जल्दी भागता है, जल्दी अटैक कर लो, भले जाने के बाद अटैक करे या ना करे, बाद में भले अटैक करे वो अलग बात है, लेकिन पहले ये दौड़ के भागेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, तुरंत अटैक मारेगा इस पे। हाँ, अटैक मारने के बाद ये इनके बनने में थोड़ा एनर्जी कम लॉस होगा, करने के बाद ना होगा, अभी तो लूटने तो पहले यही जाने वाला होगा क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में पावर ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पास ज्यादा है, तुरंत इसके पास भागेगा लूटने के लिए। लूटने के बाद क्या होगा वो हम नहीं जानते अभी, यानी इसके पास जो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी ये जल्दी से अटैक मारेगा, तो इनमें पावर सबसे ज्यादा है। हाँ, एनर्जी हम लूटने के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी लॉस कम हुआ कि ज्यादा हुआ ये हम बात नहीं कर रहे हैं कि किसका एनर्जी लॉस हुआ, कौन जल्दी भाग रहा है अटैक करने के लिए, तो भागेगा ये। हम भागने पे बात कर रहे हैं, कौन जल्दी भाग रहा है, भागने के बाद एनर्जी कम लूज किया ज्यादा लूज किया, वो हम बात क्लोरीन के बारे में करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा होता है सर, उसका ही ज्यादा होना चाहिए, वो नहीं हम बोल रहे। हम बोले अटैक करने को कौन भाग रहा है, अटैक करने ही जाएगा, दौड़ते दौड़ते ही भागेगा, कंटेनर में ही होगा तो तुरंत भागेगा इसके अटैक कर दे क्योंकि इसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए इसमें आयनिक कैरेक्टर इससे भी ज्यादा हो जाता है। एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज को कि कौन ज्यादा लूज करेगा सर कि कौन कम लूज करेगा, ये ज्यादा, ये आयनिक स्ट्रेंथ हम लाइटिस एनर्जी और एनर्जी का कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जब वो करेंगे हम तब देखेंगे, बरोबर है क्या? हम एनर्जी का कंपेयर नहीं कर रहे, हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपेयर कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपेयर कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बारे में बातें नहीं हो रही है, एनर्जी और बॉन्ड का स्ट्रेंथ दो अलग अलग चीज होता है, मैं तुम्हें करके दिखाया था इसलिए बॉन्ड नंबर साइकिल बनवाया था। एनर्जी दोनों को आके मिलना, मिल के एनर्जी लूज करना, लूज करने के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों कितना स्ट्रांगली मिला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पीयूष मल्लू, देन व्हाई वी सेड दैट, देन एन सेड दैट सीजीएम है हाईएस्ट, बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये पैसे लुटाने में एक्सपर्ट है और ये पैसे लूटने में एक्सपर्ट है, और दोनों जब मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छा आयनिक बनाएंगे, और सबसे अच्छा आयनिक स्ट्रेंथ सीजियम फ्लोराइड में होता है क्योंकि पैसे लुटाने में एक्सपर्ट है और पैसे लूटने में एक्सपर्ट है। लूटने के बाद एनर्जी कितना लूज किया उसके बारे में हम बातें नहीं कर रहे हैं, एनर्जी से कोई अभी यहां लेना देना नहीं, हमें यहां लेना देना है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन बनाया है। तो यहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग सबसे मोस्ट आयनिक इसी का होगा, सीजियम फ्लोराइड का, क्योंकि ये पैसे लुटाने में एक्सपर्ट है और ये पैसे लूटने में एक्सपर्ट है। लूटने के बाद एनर्जी लूज ज्यादा करेगा गेन करेगा, वो हम बाद में बात करेंगे, बराबर है क्या? स्टेटाइन वाला कम बॉन्ड बनाते हैं, लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, हाँ ये जो हो जाएगा ये सबसे कम, इसमें कोवैलेंट करेक्टर होता है, तो कोवैलेंट वाला हम पढ़ेंगे, तो फजांस रूल पे हम आएंगे अभी। फजांस रूल मतलब कहने का मतलब ये हुआ, लिख लो, सीजियम फ्लोराइड इज मोस्ट आयनिक कंपाउंड, मोस्ट आयनिक कंपाउंड,
मोस्ट आयनिकम। तो तुम्हें टॉप टू बॉटम ये सब याद नहीं रखना है। आसानी से लॉस कौन करेगा और आसानी से गेन कौन करेगा। इजी टू लॉस, इजी टू गेन, ये पॉइंट लेके चलना है। इजी टू लॉस, इजी टू गेन। तो ये हमेशा एक कॉमन होगा। कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम सिखाएंगे उसके लिए। तो किसमें आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, समझ में आ गया। लूज करने में एक्सपर्ट होना चाहिए और गेन करने में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। बरोबर है। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे बात करते हैं। फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, आप जानते हो फॉर्मूला। अगर एम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और कोई एक्स है, एक्स बोले तो हैलोजन, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो फॉर्मूला क्या होगा, एम प्लस एक्स माइनस वन। आप क्रॉस क्रॉस करते हो इसको, तो एम वन एक्स वन, नहीं भी लिखते हो तो चलता है। अगर एम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक्स ने एक ही गेन करता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m प्लस टू एक्स माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, m एक्स टू बनाते हो ना, MgCl2, एग्जाम्पल भी ले सकते हो mg का। अगर m ने दो लूज किया और एक a है वो दो गेन किया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m प्लस टू a माइनस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m2a2। इसको थोड़ा सा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं, ma, जैसे mg हो। एक एग्जांपल भी मैं लिख दे रहा हूं, जैसे NaCl, जैसे MgCl2, जैसे MgO। फॉर्मूला बना सकते हैं ना आप, फॉर्मूला तो पहले से बनाते आ रहे हो आप। तो यहां आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला बनाने के लिए, बना लोगे आप। चलो एक फॉर्मूला बना के दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 y 1s2 2s2 2p5 फाइंड फॉर्मूला ऑफ, क्या होगा फॉर्मूला, पहला पहला एग्जांपल है एक्स वाई, दूसरा है एक्स वाई थ्री, तीसरा है एक्स वाई, और चौथा है एक्स वाई टू। ए बी सी डी, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, एक्स और वाई का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स और वाई होगा, क्या होगा, एक्स और वाई होगा ना। ये लिख लिया आप, क्या होगा फॉर्मूला, किसी का सही नहीं है, कोई तो सही बोल दो। ऑप्शन थ्री, सबने ऑप्शन थ्री बोला, हाँ। फॉर्मूला क्या होगा, एक्स, एक्स के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना लूज करेगा, 3, और वाई पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना गेन करेगा, आउटर सेल में कितने हैं, 7, एक गेन करता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई थ्री। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, एक्स किसका कॉन्फ़िगरेशन है, एल्यूमिनियम का, वाई किसका कॉन्फ़िगरेशन है, फ्लोरीन का। एक्स कितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन करता है, एल्यूमिनियम एक, ये कितना गेन करता है, -1, दोनों में कंबाइन कर दो, Al प्लस 3 F माइनस 1। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al F3।
ऑप्शन 3 कौन बोल रहा है? गधे हो क्या? ये होगा ना। चलो यहां देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? अब पहला जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। जैसे ये Na+ और Cl- जब आपस में कंबाइंड हुआ था तो ये बॉन्ड बना था। एक्चुअली क्या होता है, जैसे वाटर में कोवैलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें ज्योमेट्री होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बेंड शेप, पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर। ये तो मैं अभी बता रहा हूं तो थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन हम इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन ही नहीं होता इसका। इस बॉन्ड का हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया करते हैं, हम दिखाते भी नहीं है, केवल Na+ और Cl- को लिख देते हैं। हम डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं कि ये जैसे अमोनिया है, अमोनिया में हम बनाते हैं कि अमोनिया में ऐसे बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ लोन पेयर है। इसमें NaCl में MgCl ये ऐसे नहीं दिखाते, हम कभी नहीं दिखाएंगे, ये दिखाना गलत हो जाएगा। इनमें डायरेक्शन नहीं होता है, यही डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की वजह से ज्योमेट्री नजर आता है। तो डायरेक्शन के बारे में थोड़ा और आगे समझेंगे कि कैसे डायरेक्शन नहीं हुआ। तो थोड़ा सा जो चीजें हैं थोड़ा आगे भी हम सीखते जाएंगे। तो लिख लो पहले पॉइंट कि आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल होता है। और ये जब नॉन डायरेक्शनल होता है तो अभी 12th क्लास में तुम्हें पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स सुने होगे तुम लोग, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, सुने ना आइसोमर्स, जिसका फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है। जब इसमें हम स्ट्रक्चर ही नहीं आएगा, जब मैं यहाँ पे ये बोलूंगा ही नहीं कि ये बॉन्ड इसके बैक साइड है, ये ऐसे बना हुआ बॉन्ड, जब ये बॉन्ड ऐसे बना ही नहीं है, जब डायरेक्शन के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर के बारे में कैसे बात करेंगे? तो इसीलिए हम इसमें आयनिक बॉन्ड में आइसोमेरिज्म के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हम लिखेंगे ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड we cannot study, we cannot study for isomerism। आइसोमेरिज्म मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो जब स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें जानते ही नहीं है तो आइसोमेरिज्म के बारे में क्यों बात करेंगे? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड वी कैन नॉट स्टडी फॉर आइसोमेरिज्म इन आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट, आयनिक बॉन्ड जैसे NaCl सॉल्ट हम खाते हैं, अब NaCl जो है उसमें करंट लगा दोगे तो करंट नहीं प्रोड्यूस होता है जब तक उसको पानी में नहीं डालोगे। NaCl बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये आयंस के फॉर्म में नहीं है, यानी सॉलिड NaCl विल नॉट फ्लो करंट, बट एक्वस NaCl जैसे ही पानी में डालते हैं ये टूट जाता है, अलग अलग टूट जाता है। और ये आयंस, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी में, मतलब इसी टॉपिक में बात करेंगे। तो यहां पर ये हम लिखेंगे कि आयोनिक कंपाउंड will not flow the current, ionic compound will not flow the current, बराबर है। बट इन एक्वस मीडियम या मोल्टेन स्टेट या एक्वस मीडियम, एक्वस मतलब पानी, ionic compound will not flow current in
आयनिक कंपाउंड विल नॉट फ्लो द करंट, यहां पर एक छूट गया, इन सॉलिड स्टेट बट इन मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट या फ्री स्टेट छोड़ दो, मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट मतलब पानी में डालने के बाद, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तब ये जाके करंट फ्लो होता है। इसके बारे में हम आगे विशेष बात करेंगे, कैसे पानी में टूट गया, क्यों करंट फ्लो करवाया। ठीक है, यहां मैं केवल लिखवा रहा हूं क्योंकि ये 1 बाय 1 अभी टॉपिक आने वाला है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट, अब ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रांग, आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रांग, दैट्स वाई ionic bond is strong, that's why it has high melting point and boiling point, that's why it has high MPBP, melting point and blood pressure, boiling point. Ionic bond is strong, that's why it has high MPBP. तो फिर पानी में टूट क्यों जाता है? टूटा है, इसको तोड़ेंगे हम आगे। Ionic bond is more soluble in aqueous medium. हम एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि बॉन्ड स्ट्रांग होता है, एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि सोलुबल हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका कहानी हम बाद में सुनाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। बॉन्ड भी बोल रहे स्ट्रांग है, बोल रहे पानी में टूट भी जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? आयनिक बॉन्ड इज मोर सोलुबल इन एक्वस मीडियम। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ध्यान रखना एक चीज को, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। ये मत सोचना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force of attraction will applied, it is more stronger than covalent bond, it is more stronger than covalent bond, it is more stable than covalent bond। बरोबर है। और भी कोई पॉइंट है? और तुम्हारे दिमाग में और कोई पॉइंट आ रहा है तो बोलो। क्या नहीं समझ में आ गया है वैष्णवी? क्या नहीं समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेके आते हैं। एक पॉइंट और भी लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, इट हैज मोर थर्मल स्टेबिलिटी। इट हैज मोर थर्मल स्टेबिलिटी। इट हैज मोर थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये चीज समझ में आ गया। तो एक आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, किसमें स्ट्रांग होता है, आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये सब चीजें हमने पढ़ लिया। अब जो पढ़ेंगे वो लॉजिक होगा और ध्यान से सुनना। अब जो पढ़ेंगे हम यहां से पहला पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी ये बैच 1 को मैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाया भी था। दूसरा, या इसको सॉल्वेशन एनर्जी भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। आयोनिक रेडियस, सॉरी रेडियस इन एक्वस यानी हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन एक्वस मीडियम। आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी, ठीक है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। सेवेंथ हम पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, जिसको हम फजांस रूल के जानेंगे। जिसको हम फजांस रूल। तो ये 8 पॉइंट्स आपका कंसेप्चुअल यहां से स्टार्ट होगा आयनिक में, और ये सबका आंसर आयनिक ही देगा, यानी किसमें आयनिक बॉन्ड ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, बराबर है। तो इसको राइट डाउन कर लो। यही 7 चीजें अच्छे से तुमसे पूछा जाता है। और ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जल्दी से आयनिक खत्म करते हैं, क्योंकि आयनिक के बाद ज्यादा पोर्शन हमें कोवेलेंट पढ़ना होता है। तो कोवेलेंट बहुत टाइम तक हम पढ़ते रह जाएंगे। आयनिक तो बस इस लेक्चर के या कल लेक्चर में एंड हो जाएगा। H2O इज एन आयनिक नहीं, H2O कोवेलेंट होता है, आयनिक नहीं होता है, कोवेलेंट होता है। तो ये लिख लो, ये आज या कल हम खत्म कर देंगे। इसके बाद कोवेलेंट हम लेके चलेंगे। कोवेलेंट 10-15 दिन हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि उसमें विशेष चीजें बहुत पढ़ने होते हैं। आयनिक छोटा है, कोवेलेंट बहुत ज्यादा लॉन्ग तक चलेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। स्टार्ट करें हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, अब देखो यहां से क्या हुआ। ये है पानी, क्या है ये, पानी है, ब्लू है, पानी पानी। लेकिन इसमें हमने ब्लू से बनाते हैं इसको, ठीक है। ये है पानी, जिसको वाटर बोलते हैं, और केमिस्ट्री में H2O बोलते हैं। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, H2O, जो क्या होता है, पोलर। जो क्या होता है, पोलर। जो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 80 होता है, बराबर है। ये एम्फोटेरिक है, मतलब ये एसिड भी है और ये बेस भी है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये पोलर होता है, ये बेंड शेप होता है, ये बेंड शेप होता है, इनके बीच में जो एंगल होते हैं 109.28 से कम होता है, और ये हो जाता है 104 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल होता है। एक वाटर के बारे में हम कितना चीज जानते हैं, बहुत कुछ चीज जानते हैं, लेकिन हमने उससे रिलेटेड चीजें लिखा है। ये पोलर है, हमें पोलर से मतलब है, जिसको हम पानी बोलते हैं, बराबर है। और इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा 1 2 3 4 sp3 होता है। इसको हम पोलर प्रोटी के सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। एक पानी के बारे में हम बहुत विशेष चीजें जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें विशेष चीजें यहां उतना नहीं जानना है, हम वन बाय वन, कोई नहीं, वन बाय वन हम चीजें जानेंगे। हमारा यहां मेन पर्पस होगा पोलर से, ये पोलर कैसे है, और हमारा यहां काम होगा डाइलेक्ट्रिक से, बस इतना ही समय काम है। बाकी क्या है वो हम बाद में समझेंगे। वाटर में कुछ बॉन्ड ऐसे बनता है जो आगे हम बनाएंगे, ये लोन पेयर होता है। इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव, यानी इस पे पोल क्रिएट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर, ठीक है। अब हमने क्या किया, NaCl को हमने डाला इसके अंदर। NaCl क्या है, सॉलिड है। अच्छा मुझे ये बताओ कि Na+ और Cl- बनते समय कौन सा एनर्जी रिलीज हुआ था, कौन सा एनर्जी रिलीज हुआ था, लाइटिस एनर्जी हुआ था ना, लाइटिस एनर्जी, लाइटिस एनर्जी, यानी कि इनके बीच में एक एनर्जी आया है, वो है लाइटिस एनर्जी। यानी बार बार हम यहां से लाइटिस एनर्जी का डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर बॉन्ड के बारे में नहीं बोलेंगे, लाइटिस एनर्जी बोलेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हमने इसको इसमें डुबा दिया, NaCl को, पार्टिकल्स को हमने इसमें डाल दिया। जैसे ही डालेंगे ये Na+ टूट जाएगा, ये इनके बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे। तो क्यों अलग होंगे, अगर हमारे पास ये मार्कर है और हमारा टेंडेंसी है किसी सामने वाला को तोड़ना, हमारा टेंडेंसी है तोड़ना, तो हमने इसको तोड़ा, तो हमने इस पे फोर्स लगाया और ये टूट गया। तो वाटर का टेंडेंसी है इसको तोड़ना, कोई भी वाटर के अंदर आए वो तोड़ने के लिए सोचता है। टूट गया तो ठीक है, नहीं टूटा तो भी ठीक है, मतलब टूट गया तो सोलुबल है और नहीं टूटा तो इनसोलुबल है। जो तोड़ने का पावर होता है उस पावर को हम डाइलेक्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है तोड़ने के लिए। अब मैं तोड़ता हूं, टूटा तो ठीक है, और इसके अंदर जो एनर्जी होता है वो लाइटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं। अगर लाइटिस एनर्जी और ये तोड़ने के लिए, मतलब हालांकि इसको हम बाद में, ये इसके ऊपर पावर लगाता है, ठीक है, इसको हम बाद में हाइड्रेशन एनर्जी के नाम देंगे। तो पहले मैं लिख दे रहा हूं हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लाइटिस एनर्जी से, फिर से समझाएंगे इसको, अगर ज्यादा है तो सोलुबल है। अगर ये बोला कि नहीं मेरे अंदर लाइटिस एनर्जी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इनसोलुबल। ऐसा क्यों, अब आयरन को डाल दोगे तो पानी डिजोल्व कर देगा क्या, नहीं, क्योंकि आयरन में लाइटिस एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ये कम पड़ जाएगा, इसीलिए वो डिजोल्व नहीं हो रहा है। सैंड को डाल दो, क्या डिजोल्व हो जाएगा, नहीं। अब
NaCl को डाल दो, डिजोल्व हो गया। तो जब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, यानी ये ज्यादा होगा तो सोलुबल बोलेंगे, और नहीं टूटेगा तो इनसोलुबल बोलेंगे। बराबर है क्या? तो टूटना नहीं टूटना लाइटिस और हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो इस चीज के बारे में हम थोड़ा लास्ट में डिस्कशन करेंगे। चलो मान लिया हमने इसको लाया और ये टूट गया, मान लिया हमने। जो फोर्स लगाता है इसके ऊपर उसको हम डाइलेक्ट्रिक के नाम से जानेंगे, डाइलेक्ट्रिक के नाम से हम जानेंगे। ये डाइलेक्ट्रिक है। इसने इसको तोड़ने की कोशिश किया, तोड़ दिया इसने। अब ये प्लस और माइनस में टूट गए। अब ये प्लस माइनस में टूटे, ये बोला तो मैं तो अच्छा खासा स्टेबल था, पानी में आते ही बर्बाद हो गया, मेरे ऊपर फिर से चार्ज लग गया, मैं फिर से अनस्टेबल हो गया। ये अच्छे खासे स्टेबल थे, पानी में डाल के इनको तोड़ दिया गया, ये परेशान होने लग गए, बोले अच्छे खासे हम स्टेबल थे, हमारी दुनिया लुट गई। वाटर बोला टेंशन मत लो, हम हैं, हम पोलर हैं, यानी हमारे पास प्लस भी है और माइनस भी है। तो अंदर आते ही बहुत सारे अंबानी है इसके अंदर। अब अंबानी क्या करेंगे, यहां पर O माइनस और यहां से H प्लस, ये वाटर इसको यानी निगेटिव पार्ट अपना इधर कर देंगे इसके साइड। बोलेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पूछेगा तुम क्यों परेशान हो, ये बोलेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो वाटर बोलेगा कोई बात नहीं, हमारे दो एंड है, एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और एक एंड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो हम अपना निगेटिव एंड तुम्हारे तरफ कर दे रहे हैं और तुम्हें हम स्टेबल बना रहे हैं। तो थोड़े टाइम के लिए, परमानेंट स्टेबल तो नहीं बनाएगा, बट थोड़े टाइम के लिए बोलेगा हम तुम्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम हमारे संरक्षण में रहो और हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं। यानी वाटर इसको घेर लेगा, किस पार्ट से, निगेटिव वाला पार्ट से। वाटर इसको घेरेगा, इसको घेरेगा तो थोड़ा राहत महसूस होगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन्स जो कमी थी वो इलेक्ट्रॉन्स मिलने लग गए। इलेक्ट्रॉन्स कमी मतलब केटाइन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। वाटर इसको घेरना स्टार्ट किया, बोले परेशान मत हो, हम घेर रहे हैं। जैसे ही घेरा तो ये खुश हो गया, और खुश होने के बाद बोला मैं तो थोड़ा स्टेबल फील कर रहा हूं, लो एनर्जी रिलीज कर दे रहा हूं। तो यहां से एनर्जी रिलीज कर देता है। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्लोरीन का क्या हाल चाल है, क्लोरीन भी तो परेशान था, तो क्लोरीन की परेशानी को दूर करने के लिए वाटर बोला तुम भी परेशान मत हो, हमारे पास प्लस पार्ट भी है, यानी वाटर में पोलर होता है, तो हम तुम्हें प्लस वाले से घेर लेंगे। बराबर है क्या, हम तुम्हें प्लस वाले पार्ट से घेर लेंगे। अब ये मतलब ऐसे घेर लेगा, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा इसको भी घेरेगा, घेरने के बाद इसमें से एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि राहत महसूस करेगा, और उस एनर्जी का नाम दे देंगे हाइड्रेशन एनर्जी। चाहे केटाइन का केस हो चाहे एनायन के केस हो, दोनों ही केस में एनर्जी रिलीज होता है, और दोनों ही केस में क्या होगा, जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। ये तो हमने डिफिनेशन सीखा, कंटिन्यू करना है, हो गया ठीक है। इसको समराइज कर रहा हूं, दो ध्यान से इसको। हमने NaCl को डाला, परेशानी फिर से बढ़ गई, वाटर घेर लिया, घेरने के बाद स्टेबिलिटी आई थोड़ा बहुत, क्योंकि वाटर ने, बात ऐसी है कि मेरे पास पैसे की कमी हो रही है, मेरे पास पैसे की कमी है, तो मेरे दोस्त मेरे घेर लिए, मेरे सामने सब अंबानी आके खड़े हो गए, भले दे या मत दे, मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि अंबानी खड़े हैं, मेरे को दे सकते हैं। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई थी, क्योंकि केटाइन बोलता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, प्लस बोले तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिया है ना, इसके वजह से इसके चार्ज है, लूज करने की वजह से इस पे चार्ज है। वो नहीं चाहता था लूज करना, लेकिन उसको मजबूरी था लूज करना। अब ये इसके सामने अंबानी घेर लिए, तो अंबानी घेरते ही अपने आप को क्या फील करेगा, स्टेबल। भले अंबानी इसको इलेक्ट्रॉन्स दे या ना दे, वो दे के यहाँ रखे ऐसे कि तुम्हें चाहिए तो मैं यहाँ निगेटिव पार्ट तुम्हारी तरफ किया हूं,
तुम स्टेबल फील करो। और जैसे ही अपने आप को स्टेबल फील किया तो एक अनस्टेबल चीज स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, मतलब फील कर रहा हो स्टेबल। तो फील करते ही एनर्जी क्या कर दिया, रिलीज। दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और ये एनर्जी क्या होगा, एक्सोथर्मिक। अब मुझे ये बताओ कि Na+, हालांकि लैटिस एनर्जी हम फिर से पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ेगा हम। Cl- जब NaCl बना तो यहां एनर्जी रिलीज हुआ, लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी है और ये हाइड्रेशन एनर्जी है। तो जब ये कम होगा और ये ज्यादा होगा तभी सोल्यूबल होगा। अगर कहीं ये ज्यादा हो गया तो बोलेगा कि हम तोड़ने ही नहीं देंगे, तुम कितना ही फोर्स लगा लो। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो चीज इनसोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में और लैटिस एनर्जी के थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया। कल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कंपेयर कराएंगे आपको। ठीक है, कि किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो कल हम इसके ऊपर कंपेयर कराएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।